नमस्कार। तुम्हारी यादें जिंदगी में एक बार फिर मैं आपके सामने पार्ट 8 लेकर के आई हूँ। इस 8वें भाग में आप जया को एक नए रूप में देखेंगे। पिछले 7 भागों में जया के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आप सभी लोगों ने सुने। अब देखते हैं जया आगे क्या करती है। ये जो तुम्हारी यादें जिंदगी कहानी है, ये एक औरत के संघर्ष की कहानी है। औरत के संघर्ष के मध्य में आने वाले भावों के उच्चावचन की कहानी है। पूरा वक्त जया यही सोचती रही कि शिखर ने क्यों किया होगा ऐसा। क्या उसका सानिध्य शिखर को बुरा लगता है? क्या उसके व्यक्तित्व में कोई खोट है? क्या उसमें कोई ओछापन लगता है उसे? उसने तो आज तक कोई भी इस प्रकार की गलती नहीं की, ना ही कुछ भी ऐसा किया जिससे ये प्रदर्शित हो कि वह सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर रही है। फिर क्यों उसने ऐसा किया? कुछ देर तक जया यूं ही उन्हीं बातों में उलझी रही। कुछ देर बाद फिर सोचने लगी। क्यों सोच रही है वह इतना? उसको नहीं पसंद अगर, तो वह भी अब नहीं बोलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आसपास भी नहीं फटकेगी और अपने मन को नियंत्रित करके रखेगी। अगर उसको उसके करीब रहना बुरा लगता है तो यही सही। जया का जीवन यूं भी दोधारी तलवार की तरह चल रहा था। पांव बाहर तो निकल आए थे, परंतु घर और बाहर के मध्य सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। काम, पढ़ाई और घर की देखभाल जया को शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर कर गया था। ये सब शिशिर हर संभव कोशिश करता, परंतु घर के मामले में कुछ न बोलना जया को बहुत ज्यादा तकलीफ देता। वो हर बात में तो जया को संभालने की पूरी कोशिश करता, पर परिवार वालों के लिए वो एक शब्द भी नहीं बोलता। गलत को गलत बोलने की भी उसमें सामर्थ्य नहीं थी। जया ने शोध कार्य करना शुरू कर दिया था। पीएचडी की डिग्री ही उसका सपना थी। जया की पूरी तनख्वाह उसकी पढ़ाई पर खर्च हो जाती। ऊपर से बाहर का आना जाना घर में कलह का कारण बनने लगा। शिशिर 3 दिन की ड्यूटी पर बाहर गए थे। पढ़ाई और घर का काम निपटाकर जया सोने ही जा रही थी, तभी दोपहर में घर में फिर से लड़ाई की आवाज आने लगी। यह तो शिशिर की आवाज है, किस वक्त आए होंगे? जया हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई और पल्लू सही करके बाहर आ गई। बाहर से आवाजें आ रही थी। देख रहे हो रानी साहिबा को, पूरा दिन अपने कमरे में बस बिस्तर ही तोड़ती हैं। हम सब तो नौकर नौकरानी हैं। ड्यूटी जाए तो बच्चा संभाले, घर पर रुके तो इनकी सेवा टहल करें, कुछ भी बोल दो तो बीमार हो जाती हैं। एक तुझे पैदा करके गलती कर दी, जोरू का गुलाम कहीं का, और एक इसे लाकर। शिशिर की माँ ने जोरदार ताना देते हुए शिशिर से कहा, पर माँ, अभी तो मैं सारे काम करके और भोजन बनाकर लेटी ही थी। ये झूठ क्यों बोल रही हैं आप ही बोली कि अभी आप खाना नहीं खाएंगी, तो क्या करती थी? थक गई थी तो लेट गई। देखा किस तरीके से जबान लड़ा रही है। कह रही है मैं झूठ बोल रही हूँ, हम सब झूठे हो गए। देख इसकी शिशिर, सबके सामने कैसी भोली बन रही है। क्या क्या काम करके आई है, तो क्या बोल रही है, जरा बता। अगर मेरे लड़का ही ठीक होता ना, तभी तेरी जबान काट देता, छाले पड़ जाए मेरी कोख में। ऐसा कलमुहा पैदा कर दिया जो खड़ा खड़ा अपनी माँ को गालियां खिलवा रहा है। इसके सामने झूठी बोल रही है मुझे। माँ ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए शिशिर को क्रोध की दृष्टि से देखते हुए बोला, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो माँ? मैंने कब गालियां दी आपको? मैंने बस बोला ही था। बीच में ही उसकी बात काट दी गई। देख सामने कैसी जबान काट रही है मेरी। अब तुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा? अरे कलमुहे, तेरी जैसी औलाद पैदा करते ही मैं मर क्यों नहीं गई? यही दिन तो देखना बाकी रह गया था मेरा। सारा दिन तेरी चाकरी की, तेरे बच्चे की चाकरी की। हम माँ बेटी पूरा दिन तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी की ही देखभाल करते रहे, और उसके बाद गालियां खाएं। यही तो तेरे सामने की बात देख किस तरीके से ये लड़ रही है। तो सोच पीठ पीछे क्या क्या सुनाती होगी मुझे। तो देख, खड़ा होकर देख, और देख जलील होते हुए अपनी माँ बहन को। हमें तो आत्महत्या ही कर लेनी चाहिए, जिसका एकमात्र सहारा उसका बेटा हो और वो भी उसका ना रहे।
क्या करेंगे जी करके, अब इस दुनिया में हमारी जगह ही कहाँ रही। कपड़ा ठूस करके मुंह में वो लगातार बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। शिशिर किंतन बहुत असमंजस में पड़ गया था, चिंतित हो गया और सुनता रहा। कितना बड़ा झूठ कितनी सफाई से बोल रही हैं आप। जया के शब्द उसके गले में ही रह गए। तभी 2-3 झापड़ तेज से उसके गाल पर शिशिर ने जड़ दिए। जया सकपका गई थी, उसे इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। मेरी गलती क्या है? अभी तक तुम्हें तुम्हारी गलती समझ नहीं आई? रुको अभी बताता हूं मैं। शिशिर का जो एक बार हाथ उठा तो उसने जया को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। क्रोध में वो ये भी भूल गया कि वो हाथ पैर या किस चीज का प्रयोग कर रहा है। घरेलू झगड़ों में यह होता आया है। पुरुष अगर पुरुषत्व पर कोई भी प्रहार करता है तो वो इसी तरीके से अपने पुरुषत्व को बचाने के लिए कायरता करता है, और कायरता में सबसे पहला कदम उसका स्त्री पर प्रहार करना होता है। उसके हाथ पैर जया के शरीर पर पड़ते ही रहे। बचाने के बजाय पूरा परिवार एक कमरे में चला गया। शायद सबके दिलों में ठंडक पड़ गई थी। इतना मारने के बाद शिशिर स्वयं की झेप मिटाने के लिए घर से बाहर निकल गया। जया कुछ वक्त बेहोश पड़ी रही। गर्व की रोने की आवाज आई तो जया को हल्का हल्का होश आया। शरीर पर मारने के इतने गहरे निशान थे और कपड़े जगह जगह से फट गए थे। साड़ी उधड़ी पड़ी थी, खून भी बह रहा था कुछ जगहों से। किसी तरह उठने को हुई तो देखा सामने शिशिर के पिताजी खड़े थे। वो देखते हुए थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। अब आई अकल ठिकाने। यह देखकर अंतर्मन वितृष्णा से भर गया और शर्म से भी। अपने अर्धनग्न शरीर को ढांपते हुए कमरे में आ गई। उसके पीछे पीछे शिशिर के पापा भी आ गए। एक बार की वो डर तो गई थी। वो बोले, बहुत बुरा किया शिशिर ने, आएगा तो डांटूंगा उसको। तुम ठीक तो हो ना? शिशिर के पिता ने बोला तो जया सकचा गई और जी बोलते हुए अपने कपड़ों को समेटने लगी। ये घर में रोज रोज झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती। मैं तो गर्व के लिए खाता खुलवाने आया था। सोचा था 500 रुपए महीना की एक आरडी खोल दूं। उसने एक एप्लीकेशन मांगी थी तो सोचा तेरे दस्तखत ले लूं। तो इस सादे कागज पर दस्तखत कर, मैं लिख लूंगा एप्लीकेशन, शिशिर के पिता ने चापलूसी भरे शब्दों में कहा। जया कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। तभी शिशिर के पिता ने वो कागज और पेन जया की तरफ बढ़ा दिया। वो मना करना चाह रही थी पर मना नहीं कर पाई। उन्होंने जबरदस्ती उस कागज पर सिग्नेचर ले ही लिए और लेकर तेजी से अपने कमरे में चले गए। जया अपने फटे कपड़े बदलने लगी। मुंह धुलने के लिए बाहर आई तो उसे पास वाले कमरे में कागज वाली कुछ बात सुनाई दी। स्पष्ट नहीं सुनाई दिया। मुंह धुलकर वो कमरे में आ रही थी और कमरा बंद करके उसने आंखें बंद कर ली। उसके मन में एक भय बैठ गया, कहीं ये लोग उसे मारकर उस कागज पर आत्महत्या तो नहीं लिख देंगे जिस पर उसने अभी साइन किए। उसका मन तरह तरह के डरावने ख्यालों से भरने लगा। अब क्या करे, किससे बोले और खुद को कैसे बचाए। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि शिशिर के आने की आवाज सुनाई दी। मानो उसे कमरे में बुलाया। जया के मन में भय अपनी जड़ें जमा चुका था। अगर वह इस घर में रह गई तो ये लोग उसे मार ही डालेंगे। उसने जल्दी से बैग में गर्व के कुछ कपड़े डाले। उसके पास कुछ ही पैसे रखे थे, वो निकाले और एक निश्चय करके गोद में गर्व को उठाया। दरवाजा खोलकर आंगन के मुख्य द्वार के समीप ही आकर खड़ी हो गई और शिशिर के सामने चेहरा करके बोली, मैं इस घर में नहीं रह सकती। जया ने इतनी तेज आवाज में बोला था कि शिशिर अवाक सा उसे देख रहा था। देख रहा है तू अपनी इस बदचलन औरत को? इसके लिए तू लड़ने आया था मुझसे? माफी मांग रहा था कि मैं माफ कर दूं इसको? तभी पीछे से छोटी ननद ने कहा, अगर एक बाप से पैदा हो तो निकल जाए यहाँ से। और उसने ये बोलते हुए आंगन से झाड़ू उठा ली। पति के सामने इतना अपमान, और वो अपनी माँ के सामने खड़ा मूक बधिर बन गया था। मैं आपसे कह रही हूँ, जया ने शिशिर को देखते हुए कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। क्या आप मेरे साथ चलेंगे?
जया ने आशा भरी नजर से शिशिर को देखा। शिशिर ने जवाब दिया, मैं अपना घर और अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। शिशिर ने मुंह मोड़ लिया, जिससे जया की सारी आशाएं ढह गई। छोटी वाली ननद ने एक बार फिर से बोला, अब निकलेगी या झाड़ू मारकर भगाओ यहाँ से? घर की छूत है तो निकल यहाँ से। इतनी बदतर दुत्कार सुनते हुए जया एक बार फिर शिशिर की तरफ देखने लगी। आपको अपने बच्चे की भी नहीं याद आती? एक बार उसकी तरफ देख करके ही मेरे साथ चलिए। शिशिर ने अपना चेहरा मोड़ा ही नहीं। जया ने बैग पकड़ा और अपने कंधे से अपने 4 महीने के गर्भ को लगाया घर से बाहर निकल गई। उसे पता ही नहीं था कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, किसके पास जाएगी। पाँव रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गए थे। मन में ये आ रहा था, क्या वो आत्महत्या कर ले? किस तरीके से वो इस बच्चे को पालेगी? इतना अपमान सहकर वो कैसे जीवित रहेगी? जिन माँ बाप ने पति के सहारे उस घर में छोड़ दिया था, उन्होंने भी तो हाथ नहीं थामा। क्या माँ पापा समझ सकेंगे कि जब उसका पति ही उसको समझ नहीं सका तो वो किसके लिए जिएगी और किसके सहारे अपने इस बच्चे को छोड़ जाएगी? उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिनको पोंछने वाला कोई नहीं था। कोई इतना अभागा क्यों जन्म लेता है? औरत की किस्मत को लिखने वाली कलम किस चीज की बनी होती है? जीवन इन परीक्षाओं से इतना भरा हुआ क्यों होता है? जो इम्तिहान लेता है वो थक नहीं जाता। इम्तिहान लेने वाला ये भूल जाता है कि इम्तिहान देने वाला जीवन जी रहा है। जिंदगी उसको सिखाते सिखाते उसकी जान ही लेने पे उतारू हो गई है। अगले भाग में आप जान सकेंगे कि इसके बाद जया ने क्या किया। क्या वो जिंदगी से लड़ाई लड़ पाई या हार मान बैठी? मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। मुंह धुलकर वो कमरे में आ रही थी और कमरा बंद करके उसने आंखें बंद कर ली। उसके मन में एक भय बैठ गया, कहीं ये लोग उसे मारकर उस कागज पर आत्महत्या तो नहीं लिख देंगे जिस पर उसने अभी साइन किए। उसका मन तरह तरह के डरावने ख्यालों से भरने लगा। अब क्या करे, किससे बोले और खुद को कैसे बचाए? अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि शिशिर के आने की आवाज सुनाई दी। माँ ने उसे कमरे में बुलाया। जया के मन में भय अपनी जड़ें जमा चुका था। अगर वह इस घर में रह गई तो ये लोग उसे मार ही डालेंगे। उसने जल्दी से बैग में गर्भ के कुछ कपड़े डाले, उसके पास कुछ ही पैसे रखे थे वो निकाले और एक निश्चय करके गोद में गर्भ को उठाया। दरवाजा खोलकर आंगन के मुख्य द्वार के समीप ही आकर खड़ी हो गई और शिशिर के सामने चेहरा करके बोली, मैं इस घर में नहीं रह सकती। जया ने इतनी तेज आवाज में बोला था कि शिशिर अवाक सा उसे देख रहा था। देख रहा है तू अपनी इस बदचलन औरत को? इसके लिए तू लड़ने आया था मुझसे? माफी मांग रहा था कि मैं माफ कर दूं इसको? तभी पीछे से छोटी ननद ने कहा, अगर एक बाप से पैदा हो तो निकल जाए यहाँ से। और उसने ये बोलते हुए आंगन से झाड़ू उठा ली। पति के सामने इतना अपमान, और वो अपनी माँ के सामने खड़ा मूक बधिर बन गया था। मैं आपसे कह रही हूँ, जया ने शिशिर को देखते हुए कहा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? जया ने आशा भरी नजर से शिशिर को देखा। शिशिर ने जवाब दिया, मैं अपना घर और अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता। शिशिर ने मुंह मोड़ लिया, जिससे जया की सारी आशाएं ढह गई। छोटी वाली ननद ने एक बार फिर से बोला, अब निकलेगी या झाड़ू मारकर भगाओ यहाँ से? घर की छूत है तो निकल यहाँ से। इतनी बदतर दुत्कार सुनते हुए जया एक बार फिर शिशिर की तरफ देखने लगी। आपको अपने बच्चे की भी नहीं याद आती? एक बार उसकी तरफ देख करके ही मेरे साथ चलिए।
शिशिर ने अपना चेहरा मोड़ा ही नहीं। जया ने बैग पकड़ा और अपने कंधे से अपने 4 महीने के गर्भ को लगाया घर से बाहर निकल गई। उसे पता ही नहीं था कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, किसके पास जाएगी। पाँव रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गए थे। मन में ये आ रहा था, क्या वो आत्महत्या कर ले? किस तरीके से वो इस बच्चे को पालेगी? इतना अपमान सहकर वो कैसे जीवित रहेगी? जिन माँ बाप ने पति के सहारे उस घर में छोड़ दिया था, उन्होंने भी तो हाथ नहीं थामा। क्या माँ पापा समझ सकेंगे कि जब उसका पति ही उसको समझ नहीं सका तो वो किसके लिए जिएगी और किसके सहारे अपने इस बच्चे को छोड़ जाएगी? उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिनको पोंछने वाला कोई नहीं था। कोई इतना अभागा क्यों जन्म लेता है? औरत की किस्मत को लिखने वाली कलम किस चीज की बनी होती है? जीवन इन परीक्षाओं से इतना भरा हुआ क्यों होता है? जो इम्तिहान लेता है वो थक नहीं जाता। इम्तिहान लेने वाला ये भूल जाता है कि इम्तिहान देने वाला जीवन जी रहा है। जिंदगी उसको सिखाते सिखाते उसकी जान ही लेने पे उतारू हो गई है। अगले भाग में आप जान सकेंगे कि इसके बाद जया ने क्या किया। क्या वो जिंदगी से लड़ाई लड़ पाई या हार मान बैठी? मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। उन्होंने भी तो हाथ नहीं थामा। क्या माँ पापा समझ सकेंगे कि जब उसका पति ही उसको समझ नहीं सका तो वो किसके लिए जिएगी और किसके सहारे अपने इस बच्चे को छोड़ जाएगी? उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिनको पोंछने वाला कोई नहीं था। कोई इतना अभागा क्यों जन्म लेता है? औरत की किस्मत को लिखने वाली कलम किस चीज की बनी होती है? जीवन इन परीक्षाओं से इतना भरा हुआ क्यों होता है? जो इम्तिहान लेता है वो थक नहीं जाता। इम्तिहान लेने वाला ये भूल जाता है कि इम्तिहान देने वाला जीवन जी रहा है। जिंदगी उसको सिखाते सिखाते उसकी जान ही लेने पे उतारू हो गई है। अगले भाग में आप जान सकेंगे कि इसके बाद जया ने क्या किया। क्या वो जिंदगी से लड़ाई लड़ पाई या हार मान बैठी? मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। हो गई है। अगले भाग में आप जान सकेंगे कि इसके बाद जया ने क्या किया। क्या वो जिंदगी से लड़ाई लड़ पाई या हार मान बैठी? मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। धन्यवाद।